हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हरियाणा स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज रुद्र गौतम और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आंसर राइटिंग के डेडिकेटेड सेशन आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेंगे और ये क्लास जो आज की क्लास है वो पूरी तरह से बेस्ड होगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप कैसे टारगेट करें फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। उसमें हम लोग आपको क्या मदद करने वाले हैं और ये YouTube पर फ्री लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड वर्जन में आंसर राइटिंग के लिए मिलेगी। तो यहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर में मतलब 2023 का जो पेपर था, 2022, 2021, 2017, 2014 और उससे पहले कैसे प्रश्नों को पूछा गया और उन्हें इसी फॉर्मेट में क्यों पूछा गया। मतलब क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज थी जो चर्चा में थी, जैसे कोविड-19, तो उस पर आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस आए। 2021 में भी आए, 2022 में भी आए। तो यहां पर ये द्रोण सीरीज है। देखिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो ये द्रोण सीरीज है, ये आपकी आंसर राइटिंग हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, और एक और सीरीज चल रही है जो कि आपको लाइव मिलेगी, जहां पर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज प्रीलिम्स के लिए मिलेंगे। दैट क्लास विल बी कुरुक्षेत्र सीरीज। तो वो कुरुक्षेत्र सीरीज है, ठीक है। और यहां पर मैं आपको एक एक पॉइंट शुरुआत में क्लियर कर देता हूं और उसके बाद में हम एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए। अब भावी जो 2025-26 में जो अब एग्जाम होगा उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका ब्लूप्रिंट आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर के पेपर्स के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये वो नई शुरुआत है आपके लिए। प्रीलिम्स, मेंस और साथ ही साथ में इंटरव्यू, तीनों की कंप्लीट गाइडेंस आपको हमारे इन सेशंस में मिलेगी। और इसमें आप देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ही क्लासेस आएंगी। नरेंद्र सर की ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डिंग दोनों क्लासेस आएंगी। सुनील सर की आपको हिस्ट्री की रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों आएंगी। द्रोण सीरीज आंसर राइटिंग की रिकॉर्डेड है। और उसके बाद में आशीष डागर सर की आपको डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। और अंजनी धार सर की आपको रेगुलरली इंडियन पॉलिटी की क्लास मिलेगी। तो यहां पर आप लोग सुबह से लेकर शाम तक हमारी इन क्लासेस में क्वालिटेटिव कंटेंट दिया जाएगा। तो यहां पर इस सीरीज में जो कुरुक्षेत्र है वो मंडे टू सैटरडे यूट्यूब पर लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आते हैं। वहीं दूसरी ओर जो द्रोण सीरीज है, जो कि आज का लेक्चर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर है आंसर राइटिंग को लेकर, तो ये मंडे टू सैटरडे आपको रिकॉर्डेड, ताकि किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं ना, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना, यदि आपको किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो। फाइनली देखिए, आपको YouTube सीरीज में हम लोग लंबी मैराथन्स भी देंगे, ताकि एक कंप्लीट टॉपिक आसानी से एक ही क्लास में आपको कवर हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मैक्सिमम जितने भी क्लासेस हैं, एक एक क्लास को देखिए, ताकि हरियाणा सिविल सर्विसेज जब तक आएगा तब तक आपकी पूरी नींव तैयार हो चुकी होगी। तो ये पूरी सीरीज मैंने आपको बता दी है। अब चूंकि मेरा जो रोल है, माय रोल इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो देखिए प्रीलिम्स को लेकर हरियाणा सिविल सर्विसेज के सिलेबस में क्या दिया गया। तो यहां पर केवल और केवल जनरल साइंस, एक ही शब्द दिया गया है, जनरल साइंस। तो पिछले सालों में, बिफोर ईयर्स, आप यदि प्रीलिम्स को देखेंगे तो ऐसा नहीं है। जनरल साइंस का मतलब तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है और उससे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस होता है। लेकिन यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इवन प्रीलिम्स में 11th-12th से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में 4-4, 5-5 स्टेटमेंट्स आए हैं। मतलब यहां से एक बात आपको क्लियर कर लेनी है कि साइंस के लिए प्रीलिम्स और मेंस की सामूहिक तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और मेंस, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चंस हैं आपको डेप्थ में पढ़ना होगा, तभी वो 4-4, 5-5 स्टेटमेंट को आप
एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच पाए। 2 घंटे के पेपर में, पेपर बहुत लेंदी होता है, तो आपके सभी कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं, तो आपको 11th-12th के भी कुछ सेगमेंट जो कि मैं आपको YouTube पर पढ़ाऊंगा, जो लाइव क्लासेस मेरी आएंगी। तो सबसे पहली बात कि सर ये जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी वाला जो, क्या मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में टेक्नोलॉजी भी आता है? बिल्कुल आता है। स्पेस, डिफेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रख लेना कि जो प्रीलिम्स हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स में आपको याद रखना है स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस, आईसीटी एंड बायोटेक, ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। एंड ये पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेगमेंट यहां पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स को लेकर कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डेप्थ में पढ़ना है। स्टेट पीसीएस के किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस से ज्यादा अच्छे प्रश्न हरियाणा सिविल सर्विसेज में बनते हैं। तो कुल मिलाकर सिलेबस आपको जनरल साइंस का एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको ये सारी बातें पढ़नी, और जनरल साइंस से कम प्रीलिम्स में 15 से 20 क्वेश्चंस, आप 15 to 20 क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जनरल साइंस में आपको 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया प्रीलिम्स वाला सेगमेंट। प्रीलिम्स और मेंस को सामूहिक रूप से तैयार करेंगे। वही सेकंड पॉइंट आता है मेंस। अब देखिए, चूंकि हमारी ये जो द्रोण सीरीज है जिस पर हम आज फोकस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा मेंस ओरिएंटेड। तो मेंस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए यहां पर लिखा है डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नो डाउट मैंने आपको इस सिलेबस इंग्लिश में दिखाया, लेकिन मेरी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी। जो भी आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर्स और कंप्लीट थ्योरी को जो मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में भी, आगे भी दिख जाएगा आपको। सिलेबस जरूर इंग्लिश में है, कोई बात नहीं। तो डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो कम्युनिकेशन, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ है उस पर आधारित प्रश्न। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहां पर प्रीलिम्स में भी यहीं से प्रश्नों को बनाया जाता है। स्पेस से रिलेटेड हर साल, एवरी ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस आएंगे। इन दिस पार्ट क्वेश्चंस विल बी टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस कि पिछले सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, स्पेस, ऑल्सो बेसिक आइडियाज कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर से भी रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो यहां पर एक बाउंड्री में क्लियर कर देता हूं आपको, क्या कि मेंस में आपको नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी है, मैं कंक्लूड कर देता हूं इस बात को, जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, स्पेशली बायोटेक, सबसे ज्यादा स्पेस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो पूरा कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर एक्सेट्रा, एंड डिफेंस, इनसे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस, जो भी गवर्नमेंट बहुत लेवल पे जिनको यूज कर रही है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनसे रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जाएगा। एप्लीकेशन से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूछ लेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड पूछ लेंगे। और सबसे खास बात, पिछले लास्ट ईयर्स में हम लोग अभी क्वेश्चंस देखने वाले, पिछले जो पेपर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा प्रश्नों को पूछा गया है लेटेस्ट अपडेट्स पर। जैसे 2014 में, 2014 में पोलियो इरेडिकेट हुआ था, पोलियो के इरेडिकेशन पर ही 2014 में प्रश्न पूछा। 2019 में हम लोग चंद्रयान सेकंड भेजने वाले थे, और चंद्रयान सेकंड 2 जो है वो कई सालों से चर्चा में था। तो 2017 में चंद्रयान 2 के बारे में प्रश्न पूछा गया। इन दिनों में भी आपने आदित्य L1, चंद्रयान 3, और अब भविष्य के लिए हम लोग चंद्रयान 4 भेजने वाले, गगनयान मिशन, तो उन पर प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि प्रश्न कहां से आएंगे? द ओनली वे आउट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आपका जो पैटर्न होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर पैटर्न? सबसे पहले आप लोग
सिलेबस को कवर कीजिए। यही सिलेबस है जो मैंने आपको बताया है, और लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स थे उन पर आधारित प्रश्नों को पूछा गया है। तो मेंस में टेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट आता है, और प्रीलिम्स में और मेंस में क्या अंतर है? प्रीलिम्स में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। यहां पर आप देखेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड सेगमेंट आपको मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। आपका अगला ही प्रश्न होगा कि सर क्वेश्चंस को पूछा कैसे जाएगा, या कितने मार्क्स के कितने प्रश्न आ सकते हैं साइंस से रिलेटेड, मतलब वही जो टेक्नोलॉजी मेन का। तो यहां पर ये पहला लेक्चर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ काइंड ऑफ ओरिएंटेशन लेक्चर फॉर योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो यहां पर आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि 200 मार्क्स का पेपर है गाइस, 200 मार्क्स का पेपर है, और साइंस से आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम साइंस, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर और एप्लीकेशन आधारित होंगे इन सभी टेक्नोलॉजी। क्वेश्चंस होते कैसे हैं, कितने वर्ड्स में आंसर देना होता है? गाइज यहां पर टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न 10 मार्क्स का होता है, तो ये 200 मार्क्स हो गया। और वर्ड लिमिट क्या होती है? वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट याद रखेंगे आपको 100 to 150 क्वेश्चंस में आंसर, 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर्स देने की आवश्यकता होती है। 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर्स देने होंगे, ये वर्ड लिमिट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पर आपको 20 into 10 यहां पर याद रखना है। 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन साइंस एंड टेक यहां से पूछे जाते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज रिलेटेड टू पर्टिकुलरली फॉर साइंस। अब ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूं, ये आप सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालिए। सब कुछ वेबसाइट पर, हरियाणा सिविल सर्विसेज की वेबसाइट पर अपलोडेड है। आप जब भी जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आए, मेंस में कैसे क्वेश्चंस आए, एंड देन यू शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रीलिम्स को लेकर तो, और मेंस के लिए यहां पर द्रोण सीरीज आपके लिए काफी होगी। प्रीलिम्स के लिए कुरुक्षेत्र सीरीज जो लाइव चलेगी, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं साइंस में और कहां से मेंस में प्रश्न आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जो ऐसे है वो एक साइंस या एनवायरमेंट से जरूर आ सकता है। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में 4-4 टॉपिक्स आएंगे ना, एक एक ऐसे 30 मार्क्स का एक ऐसे। तो आपको ऐसे राइटिंग में साइंस और एनवायरमेंट से जरूर प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो डोंट मिस इट कि आपको वहां पर जब ऐसे राइटिंग की बात आएगी तो आपको वही आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग का जो पेपर है हिंदी में हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको 300 से 400 वर्ड्स में लिखना होगा आंसर, और वो 30 मार्क्स का होगा, राइट, 30 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया मेंस का पैटर्न, राइट। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि 2023 में कैसे प्रश्नों को पूछा गया। यहां से कंक्लूजन भी निकालेंगे। देखिए 2023 में थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड, भारत के लिए, हरियाणा के लिए, एग्रीकल्चरल स्टेट है हरियाणा। यहां पर पूछ रहा है हाउ हैज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन इन एग्रीकल्चरल साइंस। कृषि विज्ञान में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के योगदान से भारत को क्या क्या लाभ हुआ, लार्ज स्केल पर लाभ हुआ है। आप वो सभी पॉइंट्स बताएंगे कि कहां से शुरुआत हुई थी। और ये जो प्रश्न था 2023 का था, सभी प्रश्न 2023 में 10 मार्क्स के थे, और आपको 100 to 150 वर्ड्स में इनके आंसर्स लिखने थे। तो आपको मैं एक एंड में, इस क्लास के अंत में एक बार पहले क्वेश्चंस दिखा देता हूं
कैसे प्रश्नों को पूछा गया प्रीवियस ईयर में, फिर एक मॉडल क्वेश्चन पर हम आंसर डिस्कस करेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन देना होता है, कैसे बॉडी वाले पार्ट को लिखते हो आप, और फिर कैसे आप कंक्लूजन देते हो। तो यहां पर आप देखेंगे हाउ हैज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ एम एस स्वामीनाथन इन एग्रीकल्चरल साइंस। आपको याद आ रहा होगा कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग बेसिकली यूएस सिटीजनशिप थी, मैक्सिको के थे, और वहां पर आपने देखा कि भारत पाकिस्तान उसके अलावा फिलीपींस, ये कुछ ऐसे देश थे जहां पर उन्होंने वहां के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जैसे भारत में एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट एम एस स्वामीनाथन थे, उनके साथ हाई यील्डिंग वैरायटीज और साथ ही साथ में जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इत्यादि का प्रयोग करके एग्रीकल्चर में उत्पादक क्षमता 4 से 10 गुना तक बढ़ा दी। भारत में हरियाणा, ईस्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन राज्यों को सबसे ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। तो एम एस स्वामीनाथन के जो योगदान है, उनके कारण भारत में फूड सिक्योरिटी संभव हो पाई। अदरवाइज फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज भारत में जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, तो एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों के बाद फिर सेकेंड रेवोल्यूशन भी आया, फिर राइस में रेवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद हमने अलग अलग डायमेंशन में पल्स के लिए येलो रेवोल्यूशन किया, हमने देखा कि मिल्क में भी रेवोल्यूशन चाहिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। तो यहां पर आपको डेडिकेटेड एम एस स्वामीनाथन के जो प्रयास थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आपको पॉइंट वाइज आंसर देना है। इस प्रकार का ये प्रश्न है, 10 मार्क्स का प्रश्न है ये, ठीक है। 2023 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। 2023 में आपको एक और प्रश्न पूछा, एयर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मेजर अर्बन एग्लोमरेशन, कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स एवरी ईयर, in light of statement elaborate the mitigation strategy for emission control in India। देखिए यहां पर ये जो 2023 का पेपर है, एक्चुअल में ये कंडक्ट हुआ था 2024 में, है ना, लेकिन एडवर्टाइजमेंट 2023 की थी। अब आपका 2025 में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, है ना, इट विल सून बी, इट इज ऑन द कार्ड, कभी भी आ सकता है। आप बार बार ये प्रश्न जरूर पूछते हैं कि सर एचसीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा। 2-3 महीने के अंदर आ गया ना, तो भी आप एकदम तैयार नहीं होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल प्रीलिम्स का और मेंस का काफी अच्छा होता है, एंड यू नीड एटलीस्ट 8 to 10 months। तो आप सिंसियरली हमारी सीरीज के साथ जुड़ जाइए, परमानेंट जुड़ जाइए, और एक एक लेक्चर्स देखिए सभी फैकल्टीज का। सो एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मेजर अर्बन एग्लोमरेशन एंड कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़े नंबर पर हम लोग डेथ रेट्स देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन। आप दिल्ली में हालात देख लीजिए सर्दियों के दिनों में, कि जब स्मॉग हो जाता है और उसके बाद में हम लोग, तो ये जो डेथ रेट है, आपको यहां पर ये प्रश्न पूछा है, इन लाइट ऑफ स्टेटमेंट इलैबोरेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। तो एयर पोल्यूशन को कम कैसे किया जाए, इसकी मिटिगेशन का मतलब कम करने की पॉलिसी। तो ये एक प्रश्न आपको आया था। अगेन दिस क्वेश्चन वाज 10 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है, राइट। ये आपको इकोनॉमिक्स एंड साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि आपको वो टेक्नोलॉजीज भी बतानी है। एनवायरमेंट ये इकोनॉमिक्स और साइंस से रिलेटेड टॉपिक था। यहां पर आप देखेंगे आदित्य L1, ये L1 है, आदित्य L1 मिशन। देखिए आदित्य L1 मिशन को हमने 2023 मतलब 24 में पेपर हुआ था, तो हम लोग भेज चुके थे। आदित्य L1 मिशन सोलर पार्कर प्रॉब, वो तो सूर्य के क्लोज जाकर काम कर रहा है, लेकिन आदित्य L1 मिशन ये लैग्रांजियन 1 बिंदु पर भेजा गया, और आदित्य L1 मिशन की मदद से हम सूर्य पर अलग अलग सेंसर्स की मदद से रिमोटली, और सूर्य से आने वाली जो सोलर रेडिएशंस है, मैग्नेटिक रेडिएशंस है, उनको स्टडी कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग सूर्य की स्टडी कब कर पाते थे, जब सोलर एक्लिप्स होता था, मतलब मून
पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता था। उस समय पर हम लोग स्टडी किया करते थे। लेकिन अब आदित्य L1 एक ऐसी प्लेस पर है जहां पर यह परमानेंट सूर्य का अध्ययन कर सकता है। रिमोट भी सेंसर है 4, और 3 सेंसर ऐसे हैं जो सूर्य से आने वाले रेडिएशंस के इंपैक्ट को नोटिस करेगा। आदित्य L1 मिशन को डेलिबरेटली, जानबूझकर एक ऐसी लोकेशन पर लगाया गया है जो न तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से इसको अपनी ओर खींच पाएगी, ना सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा, क्योंकि जहां पर पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रलाइज होता है, उसी लोकेशन पर आदित्य L1 को लगाया गया है। सो अंडरलाइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मिशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आदित्य L1 क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस मिशन को का क्या महत्व है, तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है कि हम ने बहुत कॉस्टली मिशन नहीं भेजा जैसे पार्कर सोलर प्रोब है, लेकिन हम सूर्य की संपूर्ण जानकारी को नोटिस करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में जो तारे हैं वही ऊर्जा का स्रोत है और सन इज द नियरेस्ट स्टार। तो हमें ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को, ब्रह्मांड की परिकल्पना को समझना है, तो हमें सूर्य जो कि एक स्टार है उसको प्रॉपरली समझना होगा। और इसी उद्देश्य से साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी ने आदित्य L1 मिशन को भेजा है, राइट। अब इसके बाद में जो 4th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो ये भी आपको 100 वर्ड्स में आंसर देना था। मैं आपको लास्ट में एग्जैक्टली मॉडल दिखाऊंगा कि व्हाट शुड बी द वे टू राइट आंसर, कि बॉडी में क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूस कैसे करना होता और कंक्लूड कैसे करना होता। नाउ India's future will be significantly determined by the artificial intelligence. In the light of the statement, discuss the various initiative taken by government. तो यहां पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स लाई गई है उसको आपको समझना होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो हमारा काम है वो बड़ा क्विकली होता है, परफेक्शन के साथ होता है। नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक नुकसान है, और वो है कि जॉब मार्केट पर इंपैक्ट होता है। लेटेस्ट जॉब के लिए जो स्किल्ड है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम पूरी तरह से चौपट हो जाता है बहुत से लोगों का, क्योंकि मशीनें 3D प्रिंटिंग की मदद से मशीनें सब कुछ कर देंगी। तो ये जो इंडियाज फ्यूचर विल बी सिग्निफिकेंटली डिटरमाइंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल सही बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिटरमाइन। तो ये पॉइंट आपके लिए अगेन 100 क्वेश्चन में 100 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना। नाउ दिस इज 2022 का ये प्रश्न है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैंडेमिक कोविड-19। अब देख लीजिए आप 2022 पेपर 2022-23 में हुआ था, तो कोविड-19 को संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो मतलब यह हुआ कि आपको कोविड-19 की शुरुआत कहां से हुई, कैसे भारत में आया, उसके वायरस का नाम क्या है, कितना इंपैक्ट किया, कितनी डेथ्स हुई, कब स्टार्ट हुआ, और फिर अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उनको भी आपको बताना। सो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैंडेमिक कोविड-19। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए आप ये बात और याद रखना कि हमने पिछले सालों में यह भी देखा है कि जनरल स्टडीज के पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी प्रश्नों को पूछा गया। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन रिमोट सेंसिंग विद एग्जाम्पल। रिमोट सेंसिंग, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस शब्द का यूज किया था, रिमोट सेंसिंग। और देखो ये 5 मार्क्स 50 शब्द, अब ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले तो ये पिछला पैटर्न था, अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो चुका है। जनरल स्टडीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा और लगभग 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर्स देने। 200 मार्क्स का टोटल पेपर है और यहां पर आपको टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल देयर विल बी
20 क्वेश्चंस, तो ये आपको याद रखने। तो यहां पर जो रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग, हम लोग अपनी जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं, जिसकी मदद से पृथ्वी का अध्ययन होता है। स्पेशली यदि मैं कुछ सैटेलाइट्स का नाम बताऊं आपको, कार्टोसैट, रिसोर्स सैट, है ना, ओशियन सैट, और आईएफएसआर मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आती है ना, आईएफएसआर रिपोर्ट, आईएफएसआर रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। इनके लिए हम लोग जो कैनोपी साइज देखते हैं ना, कि कितने परसेंटेज प्लांट हैं भारत में, तो वो रिमोट सेंसिंग की मदद, मिनरल्स को पता लगाना है, वाटर ब्लॉक्स को पता लगाना है। और हम लोग यहां पर ना विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, और हम लोग इंफ्रारेड की रेडिएशंस की कहां पर कितनी हीट है, हम लोग पूरे पृथ्वी का प्रॉपरली अध्ययन कर सकते हैं। पृथ्वी पर कहां कहां पर इंपैक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उन सबको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से। और इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में यू विल सी व्हाट, कि हम इन्हीं रेडिएशंस का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर है। अगले पॉइंट पे आते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में आजकल जो जियो टैगिंग कर रहे हैं हम लोग, कि अलग अलग ज्योग्राफिकल मैपिंग कर लेते हैं, टैगिंग हो जाती है। तो जीआईएस का क्या क्या बेनिफिट है, कैसे हमारे नेविगेशन मूवमेंट में ये मदद करेगा, तो आपको इस तरह से 50 वर्ड्स में 5 मार्क्स के 2022 में प्रश्न पूछे गए। तो ये आप देख सकते हैं, स्पेस रिलेटेड हर साल प्रश्न आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी पे प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फिर से प्रश्न आ सकता है, सुपर कंप्यूटर्स पे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चल देखिए एक और प्रश्न यहां पर 3 मार्क्स का पूछा गया था, वेयर वाज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रारंभ में कहां विकसित किया गया था, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको पता है कि जीपीएस सबसे पहले नासा के द्वारा डेवलप किया गया है ना। आज की तारीख में जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो 4 देशों के पास है, रशिया, चाइना, बेइडू, है ना, रॉसकॉस्मोस नाम की जो एजेंसी है उसने, ग्लानोस रशिया ने बनाया है, गैलीलियो निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, और वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो 4 देश है, अमेरिका, चाइना, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है, पेरिस में। भारत का जो IRNSS है वो ग्लोबल नहीं है, ना ही जापान का QZSS और ना ही IRNSS, इसको हम लोग नाविक बोलते हैं। तो ये दोनों ही आप देखेंगे कि ये रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम, दिस इज फॉर जापान, क्वासी जेनिथ, राइट, और ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पहली बार कहां बना, आप बता सकते हैं कहां पर बना। देखिए आप 2022 के प्रश्नों को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्पेस, और स्पेस रिलेटेड मैं आपको डिटेल्ड जानकारी आने वाले जो थ्योरी प्लस लास्ट में मॉडल आंसर स्पेस पे करवाऊंगा, थ्योरी प्लस मॉडल आंसर्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर, थ्योरी प्लस डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये पूरा पार्ट करवाऊंगा। और उसके अलावा है ना, तो ये यहां पर आपको मेंस के लिए आपको इस पे पर्टिकुलरली फोकस रखना है, कि आपको टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पर फोकस रखना है। राइट द हाइट एंड स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। हाइट कितनी होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 35,786 किलोमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और गति कितनी होती है, लगभग 27,500 किलोमीटर, 27 से 28 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जो
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के ही आवर्तकाल मतलब एग्जैक्टली 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड उतना ही समय में ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और हमेशा एक देश ने, जिस देश ने छोड़ी है सैटेलाइट, उसके सामने रहेंगी ताकि कम्युनिकेशन लगातार मेंटेन हो सके। पृथ्वी के साथ साथ वो ऐसे घूमती है। अगेन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म आर देयर इन रिमोट सेंसिंग, कितने अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा है। तो आप लोग इन प्रश्नों के आंसर, कुछ प्रश्न मैं जवाब दे रहा हूं, कुछ आप भी दीजिए, है ना। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में करिए, है ना। इस प्रश्न का आप कमेंट में आंसर कीजिए। जीआईएस कमेंट में आंसर लिखना जरूर। जीआईएस में कंप्यूटर के क्या महत्व है जरूर बताइएगा। आप लोग जरूर कोशिश करना इन द कमेंट बॉक्स। देखिए, मैं चाहता हूं कि ये वन वे इंटरेक्शन क्लास ना हो। आई वॉन्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क। मैं पर्सनली आपको सभी रिप्लाई दूंगा। तो महामारी कोविड-19 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी ये आप लिखना, ठीक है। चलो, 2022 के क्वेश्चन है। 2022 में और क्या क्या पूछा गया देखिए। एक्सप्लेन, यहां पर आप देख सकते हैं 2022 में एक मिनट, हाँ ठीक है। 2022 में बड़े प्रश्न भी पूछे गए हैं और यहां पर ये 11 मार्क्स के थे, बट पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। आई क्लियर यू द पैटर्न। 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 200 मार्क्स हो गए टोटल। साइंस में 2 से 3 प्रश्न आएंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स एंड प्रोसेस्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। भौगोलिक सूचना प्रणाली के मुख्य तत्व, प्रक्रिया और अनुप्रयोग की व्याख्या की। जब देखिए वहां शॉर्ट क्वेश्चन था 2021 में, यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जीआईएस पर आधारित। तो आप 11 मार्क्स का 200 वर्ड्स में आंसर देना। मेरी आने वाली क्लास में आपको इसके डिटेल्ड आंसर, सभी के आंसर्स भी मिलेंगे। सभी के आंसर्स मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा। वहीं दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, यह भी लगभग इसी से संबंधित है, सेम ही है। गिव द अकाउंट ऑफ यूजेस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। तो थीम सेम है, लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन अलग अलग पूछा है। जीआईएस से रिलेटेड ही दोनों क्वेश्चन है। तो मुझे एक्सपेक्ट है कि यदि आपने जीआईएस पढ़ा है तो प्रेफरेबली आप इस आंसर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको उनके उपयोग, लाभ और सीमाएं उनके बारे में जरूर पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हियर? डिस्क्राइब द मेन डिजास्टर विद द एग्जांपल ऑफ भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरण से मानव निर्मित आपदाओं का वर्णन करो। तो भोपाल गैस त्रासदी को आपको सेंटर में रखना है ना। और उसके अलावा मैनमेड डिजास्टर कहां कहां पर हुए, आप रशिया में हुए चेरनोबिल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। समय समय पर न्यूक्लियर विस्फोट हुए हैं, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैनमेड आपदाएं, आप इवन रेल के एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, रेल, रोड एक्सीडेंट, शिप एक्सीडेंट, आप जो सिंधु घोष जो सबमरीन ब्लास्ट हुआ उसके बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप टाइटैनिक का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप देखते हैं कि कई बार रोड पर, अभी जयपुर में जो एक्सीडेंट हुआ, एक ब्लास्ट हो गया एक ट्रक में, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर जा रहा था, तो वो ब्लास्ट, ये सब मानव त्रासदी के उदाहरण है। तो आप इसका एग्जाम्पल बहुत से एग्जाम्पल से कोरिलेट करके दे सकते थे। पीने के पानी में अशुद्धियां और मुख्य स्रोत क्या है और उन्हें कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आपको पॉइंट वाइज आंसर देना है कि कौन कौन सी अशुद्धियां हैं, और अलग अलग रीजन में अलग अलग अशुद्धियां होंगी। इवन आप बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो अशुद्धियां वो भी बताएंगे, जो केमिकल अशुद्धियां वो भी बताएंगे, फ्लोराइड वगैरह वो भी बताएंगे, और इन्हें कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आपको वे आउट बताने की गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए सीवरेज ट्रीटमेंट के बाद में, फिर वाटर को कैसे यूटिलाइज किया जाए और एक साइकिल बने। तो यहां पर आपको इससे रिलेटेड, ये एक एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहां पर आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आपको प्रश्न पूछा जाते हैं और एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
और साइंस टेक्नोलॉजी से आप स्पेस और आईसीटी से अब तक प्रश्न देख चुके हैं पिछले सालों में। अगला प्रश्न आ रहा है 2021 में, डिस्कस द इंडियाज, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी भी आप याद रखेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? न्यूक्लियर, ये एल आएगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से भारत आज की तारीख में 2 से 3% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री भी है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब ये कि भारत की जो एयरफोर्स, डिफेंस और नेवी है, एयरफोर्स, डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड है। ऑल दीज 3 कंट्रीज हैव न्यूक्लियर वॉरहेड। तो यहां पर भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, इस पर चर्चा कीजिए। और भारत का जो नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन पॉलिसी है, इमर्जिंग डिबेट कि क्या हमें, और इस इमर्जिंग डिबेट पर आपको याद आ रहा होगा कि आप एक अच्छा कोट कर सकते हैं जो रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी किया था कि यदि जरूरत पड़ी और कोई ऐसी परिस्थिति हुई, वी कैन ऑल्सो यूज न्यूक्लियर वॉरहेड फर्स्ट। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हमें किसी एक पॉलिसी पर स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए। यदि हम स्ट्रिक्ट रहे तो सामने वाला देश बस ये समझ लेगा कि ये तो तभी करेंगे जब कोई और देश इन पर अटैक करेगा। तो इसको चेताते हुए ग्लोबल मीडिया को, वर्ल्ड फ्रैटर्निटी को, पूरे विश्व में यह बात कह दी गई कि जरूरत पड़ी तो हम लोग फर्स्ट यूज भी कर सकते हैं। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो भारत के परमाणु सिद्धांत, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ऐसे प्रश्नों को पूछा गया तो सबसे पहले यह बात याद रखिए कि आपको कहां से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, भविष्य में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट, है ना, अपने आप को उसी के अनुरूप ऑर्गेनाइज कीजिए। एक और प्रश्न आ गया, देखो कोविड-19 चर्चा में था। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। तो सारी बातें लिख देना कि कैसे स्टिमुलस पैकेज भारत सरकार ने घोषित किया था, है ना। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यहां से एक सोच उभरी कि भारत का कोई सा भी किसी भी राज्य में नागरिक है तो उसको एक बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटी मिल सके। हमने कैसे अपने हेल्थ के एक्सपेंडिचर है उनको बढ़ाया। तो आपको कोविड-19 से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कदम उठाए हैं उनको जरूर बताएंगे। कैसे हमने लॉकडाउन, और लॉकडाउन किन किन एक्ट्स के तहत लगता था, ये 3 अलग अलग एक्ट है ना जिनके तहत लॉकडाउन लग सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेमवर्क के रूप में पॉइंट वाइज आपको आंसर देना है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट में कि आई वांट टू सी योर आंसर। मैं आपके आंसर्स भी देखना चाहता हूं, कैसे आप लिखेंगे। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन रिसेंटली कमीशन INS विक्रांत and its significance in India's maritime security and also elucidate challenges of indigenization of Indian Navy। आपने ये सुना होगा कि भारत के पास INS विक्रमादित्य है, जिसको हम लोग गोर्शकोव के नाम से जानते हैं। INS विक्रमादित्य या गोर्शकोव, ये हमने रशिया से प्राप्त किया। वी गॉट इट फ्रॉम रशिया। और अब हमने अपने खुद के INS विक्रांत और INS विशाल और विराट, मतलब हम लोग अभी ऐसा ही एक और INS जो विक्रांत है, ये 45,500 टन्स 45,500 टन्स 45,500 टन वाटर डिस्प्ले करने की क्षमता रखता है। वाटर डिस्प्लेसमेंट मतलब आप याद रखेंगे कि जो भी नेवल शिप है वो उसके वाटर डिस्प्लेसमेंट की क्षमता के आधार पर डिसाइड होता है कि वो कितना पानी को विस्थापित करेगा। तो ऐसा ही एक और भी भारत बनाने जा रहा है और वो लगभग 65,000 याद रखेंगे आप लोग, 65,000, राइट, है ना, 65,000 टन। ठीक है,
तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, राइट? क्लियर? ठीक है, ओके। तो आई थिंक यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वाला क्वेश्चन। और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, भारत के पास 3 अलग अलग हेडक्वार्टर है नेवी के। वेस्टर्न कमांड मुंबई में, साउदर्न कमांड कोच्चि में और ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम। विशेषकर जो विशाखापट्टनम कमांड है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की सबमरीन शिप्स लगातार वहां पर मूव करती रहती हैं और उस पर एक पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि चाइना के पास लगभग 74 सबमरीन है, इंडिया हैव ओनली 24 सबमरीन। तो हमें उसको, उसकी हेजीमनी, उसके वर्चस्व को कंट्रोल करने के लिए आज की तारीख में नेवी को स्ट्रांग करना है। और किसी भी देश के लिए जो प्रेजेंट सिनेरियो, आज के जो युद्ध हैं, उसमें नेवी का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर हम लोग चाइना और पाकिस्तान को टैकल करने के लिए हमें इस प्रकार के जो युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, इट इज रिक्वायर्ड। और हमने इंडिजिनाइज तैयार कर लिया। ऑल्सो इल्यूसिडेट चैलेंजेस ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंडियन नेवी। तो भारतीय नेवी में इंडिजिनाइजेशन के क्या क्या इश्यूज हैं आप लोग बता सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट है भारत में टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा आगे नहीं है और हमको नेवी में बहुत ज्यादा देशों की मदद चाहिए। भारत ने अपनी जो पनडुब्बी सबमरीन्स भी बनाई, फ्रांस की मदद से बनाई, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमें बहुत से देशों की मदद की भी आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग एरिया में टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इट विल टेक टाइम। तो एक तो टाइम बाउंडेड मैनर में हम लोग वो सबमरीन्स दे दें, इट इज नॉट दैट इजी। जैसे आज की तारीख में भारत के पास एयरफोर्स में एग्जांपल की बात करें तो टोटल 31 स्क्वाड्रॉन ऑफ एयरक्राफ्ट है एंड वी नीड 42 स्क्वाड्रॉन। हमको लगभग 42 स्क्वाड्रॉन चाहिए। एक स्क्वाड्रॉन में लगभग 12 से 24 एयरक्राफ्ट होते हैं और भारत के पास ये कमी लंबे समय से देखने को मिल रही है। और वर्तमान में हमारे एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल है इस बात को लेकर रिसेंटली अभी इन दिनों में टेंस्ड थे। तो वही हमें सप्लाई और डिमांड का जो गैप है उसको फुलफिल करना होगा और इंडिजिनाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता है, जो यहां पर बहुत बड़ी कमी है। तो आप लोग यहां से आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विशाल, आईएनएस विक्रमादित्य, भारत के पास करंट में 2 युद्धपोत हैं, भविष्य में 3 युद्धपोत हो जाएंगे। तो नो डाउट भारत एक ब्लू वाटर नेवी है। इंडिया इज अ ब्लू वाटर नेवी कि वो दुनिया के किसी भी देश के सामने अपने युद्धपोत को ले जाकर उस देश पर अटैक कर सकता है, जैसे अमेरिका आज की तारीख में करता है। जैसे अमेरिका ने इराक, ईरान और अफगानिस्तान को पूरी तरह से नेस्ताबूद कर दिया, इन द सेम वे हम भी ऐसा कर सकते हैं। इंडिया इज अ ब्लू वाटर नेवी बिकॉज इंडिया हैव ऑल द रिक्वायर्ड नेवल डिफेंस शिप्स, वो सब हमारे पास है। ठीक है, तो यहां पर 2021 के ये 3 क्वेश्चंस थे, ये तीनों ही 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। इसी तरह से आप देखेंगे 2017 में, देखिए 2017 के प्रश्नों की फॉर्मेशन को देखिए एक बार। सी द फॉर्मेट क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 2? चंद्रयान 2 जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या था बताइए। पानी को खोजना था, भारत के लिए सॉफ्ट लैंडिंग का टेस्ट, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चंद्रयान 2 हम लोग नो डाउट फेल कर गए सॉफ्ट लैंडिंग में, बट जो ऑर्बिटर था वो अभी जब चंद्रयान 3 भेजा तब भी ऑर्बिटर तो घूम रहा था। तो हमें चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर भेजने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं हुई।
तो चंद्रयान 2 का उद्देश्य आप बता देंगे कि हम लोग मून पर मिनरोलॉजिकल मैपिंग हमने किया है, मून पर हमने वाटर रिसोर्सेस प्राप्त किए हैं, मून के जो साउदर्न पोल है वहां पर सबसे ज्यादा संभावना थी, वहां पर हमने वाटर को खोजना था क्योंकि चंद्रयान 1 से साक्ष्य मिल चुके थे, है ना। याद आ रहा है आपको चंद्रयान 1 जो 2008 में भेजा गया, जब हमने अपने डेटा को नासा के साथ साझा किया, नासा कंफर्म यस कि चंद्रयान 1 से जो डेटा प्राप्त हुआ है उसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि देयर इज वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने पर्टिकुलरली वो साउदर्न पॉइंट चूज किया। तो चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव क्यों पूछा गया, क्योंकि उन्हीं दिनों में चंद्रयान 2 जब ये एग्जाम हुआ मेंस का, तो चंद्रयान 2 उन दिनों में भेजा जाने वाला था, 2019 में भेजा, फेल हो गए। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो टाइमलाइन है क्वेश्चंस को पूछने की वो कहीं ना कहीं करंट एस्पेक्ट पर है, करंट अफेयर के एस्पेक्ट पर। थ्रो लाइट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय यूनाइटेड नेशंस, मेरे हिसाब से यूनाइटेड नेशंस यहां पे आएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, और उसमें 169 उसके सब टॉपिक्स हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने वहां हैं, एक एक देश को अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी में इन सब का हवाला देना होता है कि जब भी कोई पॉलिसीज बनती है तो हम लोग अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान रखते हुए पॉलिसी बनाते हैं। तो अपने आप में ये एक आइडियल्स है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी एम्बेड करे अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी, बजट्स एक्सेट्रा। ठीक है, डिस्कस द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोइंग ट्रस्ट ऑन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे 40%, लगभग 40% नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, फॉर एग्जांपल सोलर, विंड, जियोथर्मल और बायोगैस की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो लगातार क्या हो रहा है, भारत की जो डिपेंडेंस कन्वेंशनल सोर्सेस पर थी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मेनली कोयला, थर्मल पावर प्लांट, वो अब डेविएट होकर नेचुरल फ्रेंडली नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस पर जा रही है। और यहां पर भारत का कमिटमेंट भी तो है कि जो पीएम मोदी जी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में प्रॉमिस किया गया था 5 नेक्टर, और वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लगभग 50% 2030 आते आते, 2030 आते आते हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको पूरी तरह से शिफ्ट कर लेंगे टुवर्ड्स दिस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो भारत की गैर पारंपरिक ऊर्जा के बढ़ते जोर पर की रणनीति पर चर्चा कीजिए कि भारत ने खुद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड गोल्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो पॉलिसी है भारत की, भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इस मिनिस्ट्री को मत भूलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और बहुत से फ्रेश नए प्लेयर्स जो हैं, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पर काम करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक हेल्प भी दे रही है। सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने। इसके अलावा देखिए एक और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 2014 में पूछा गया, डिस्क्राइब द रीजन फॉर अर्थक्वेक एंड सजेस्ट द मेजर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग। अब आपको यहां पर जो है ना सेंडाई फ्रेमवर्क, हगोयो, नगोया प्रोटोकॉल, ये सब सुना होगा आपने। ये यहां पर सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में आपको जरूर चर्चा करनी है। भूकंप आने के कारण ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। भूकंप आने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, उस पर प्रश्न है। तो आप देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे हर साल प्रश्न आया है, तो आप इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरी ईयर, है ना। एवरी ईयर एनवायरमेंट पे क्वेश्चन है, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको इसके जो है क्विक सेफ बिल्डिंग कैसे डिजाइन किए जाए, राइट। और इसके अलावा भारत के वो जो 5 जोन है ना, वो भी आपको बताना है।
जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, जोन 5। तो आपको यह भी बताने हैं कि भारत का जो जोन 4 है उसमें दिल्ली आता है। जोन 5 वाले में जब हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे तो हम उन प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग का डिजाइन हो और तभी वो पास किए जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी पास करती है जब उसमें अर्थक्वेक रेजिलियंस की क्षमता होती है। रेजिलियंस का मतलब उसको धारण करने की क्षमता। देखिए, इसके अलावा आपको यहां पर 2014 तक ऐसा था कि जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाते थे, बट नाउअडेज ऐसा नहीं है। तो उस समय पर आप देखेंगे कि अकॉस्टिक, ध्वनि से संबंधित है ना, ध्वनिकी क्या है, वाटर, वेस्टलैंड, वेस्टलैंड आपको पता है जो बैरन लैंड होता है, और आजकल वेस्टलैंड को हम लोग एग्रीकल्चर या फिर हम दूसरे उपयोग में प्रयोगित कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिक्किम का एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग आप जानते ही हैं। फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का, और ऑर्गेनिक मैन्योर और जीरो बजट फार्मिंग आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। ग्रीन बिल्डिंग, ये अगेन एनवायरमेंट से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा था, एंड दिस क्वेश्चंस आर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के 40 वर्ड में लिखना है। एंड फाइनली 2014 में आप लोग कुछ ये प्रश्न भी देख लेंगे कि यहां पर लाइव स्टॉक से रिलेटेड प्रश्न था कि भारत में पशुधन की स्थिति क्या है और पशुधन की स्थिति में सुधार के लिए पशुपालन विभाग की भूमिका के बारे में लिखें। तो पशुपालन विभाग कैसे काम करते हैं यहां पर बोला गया। अच्छा, ये एक प्रश्न मैं आपको फोकस के लिए इसलिए लेकर आया, आप देख लीजिए, पोलियो पर प्रश्न है। और भारत से पोलियो इरेडिकेट कब हुआ गाइस? 2014। इन 2014 पोलियो वाज कंप्लीटली इरेडिकेटेड। तो उसी साल का जो पेपर है उसमें प्रश्न पूछा पोलियो क्या है। आपको पता है एंटीरो वायरस के कारण होता है, दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होता है। पोलियो की उन्मूलन के लिए सरकार ने बहुत लंबे समय से अपने अभियान स्टार्ट कर दिए थे। 1991 अमिताभ बच्चन लंबे समय तक आप देख रहे होंगे कि उसके जो है मेन एडवर्टाइजिंग का पार्ट अमिताभ बच्चन किया करते थे। तो पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ब्रांड एम्बेसडर थे पोलियो को, है ना। इसके अलावा बिल और मिलिंडा गेट फाउंडेशन ने भी भारत की बहुत मदद की। फाइनली इन ईयर 2014 में हमने देखा कि पोलियो को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया इरेडिकेटेड, इट इज रूट आउट फ्रॉम इंडिया। भारत से पूर्णतया ये उन्मूलित हो गया, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया। सो पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कम से कम 4 कदम गिनाए। ओरल पोलियो वैक्सीन्स, डोर टू डोर मार्केटिंग की गई, एडवर्टाइजमेंट लगातार न्यूज़पेपर में, मीडिया, प्रिंट में, सब जगह चलता था, है ना। और कॉन्टिन्यूअस कैंपेनशिप चल रही थी। किसी फसल का पोषण मूल्य कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसी भी फसल का न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो एक तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके हम लोग किसी भी फसल का न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, यस और नो। और इसके अलावा हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटीज को प्रयोगित करके, इसके अलावा हम उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप लोग वो डैफोडिल और विटामिन ए को कैसे ऐड किया गया है गोल्डन राइस में, है ना। तो फसल में बोला है। इसके अलावा देखिए न्यूट्रिशनल वैल्यू, आजकल फूड फोर्टिफिकेशन का भी तो प्रोसेस है कि हम फसल में एडिशनली न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं, जैसे राइस, चावल। फूड फोर्टिफिकेशन चावल में कैसे किया जाता है? पहले उसको पीस लिया जाता है, फ्लोर बना दिया जाता है, पूरी तरह से आटा चक्की वाला पतला सा, और उसके अंदर अलग अलग विटामिन्स, फॉलिक एसिड और जो लिनलिनिक अम्ल है। लिनलिनिक अम्ल क्या होता है? जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसको ऐड कर दिया जाता है। और भी जो भी न्यूट्रिशनल ऐड करने होते हैं, या फिर फेरस, आयरन, आयोडीन ऐड कर सकते हैं यदि। तो हम लोग इस तरह से न्यूट्रिशन को ऐड करके उसको फिर से चावल वाला शेप दे देते हैं, और यही क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन। तो वेरियस मेथड्स आर देयर। नाउ यू कैन सी हियर, आप इन सभी पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बताइए, आप इन सभी पॉइंट से कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि नहीं? कि हमने अब तक जो भी पॉइंट पढ़ा उसमें आपने देखा कि क्वेश्चंस कहां कहां से थे। क्वेश्चंस आपने स्पेस टेक्नोलॉजी से देखे,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में आ ही सकता है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, डिफेंस टेक्नोलॉजी से आपने देख ही लिए हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में अभी विक्रांत के बारे में प्रश्न पूछा, डिफेंस से रिलेटेड जरूर आ सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी प्रश्न है, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही प्रश्न। तो इसके करंट एप्लीकेशंस, इन्हीं पर आधारित हम लोग आगे की क्लासेस की चर्चा परिचर्चा करेंगे। मैं एक टॉपिक फिनिश करूंगा, उससे रिलेवेंट आपको एक मेंस का क्वेश्चन मॉडल आंसर्स के साथ में डिस्कस करूंगा कि व्हाट शुड बी योर फॉर्मेट, कैसे आप शब्दों का चयन करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, वो सब आपको इन लेक्चर्स में पता चल जाएगा। तो आपका कुछ भी और इनपुट हो, एडिशनल इनपुट की आपको कुछ और भी साझा करना है कि नहीं सर ऐसा भी हो सकता है, ये भी है, तो आप पॉजिटिवली कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके एक कमेंट पे नजर रखूंगा मेरे इस सेशन में। ये आपको वीकली एक क्लास मिलेगी आंसर राइटिंग की, ताकि आपकी बहुत मदद हो जाएगी। साइंस के अंदर आप एक मजबूत स्तंभ बना लेंगे आंसर राइटिंग का। तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आपने क्या देखा, इनके सभी के करंट अफेयर के एस्पेक्ट्स ज्यादा पूछे हैं, ये भी आपको समझ में आ गया एग्जाम के इस फिलोसॉफी से। करंट अफेयर के एस्पेक्ट्स ज्यादा पूछे गए, और ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आपको प्रश्न पूछे गए। मेंस में आपको जनरल साइंस से रिलेटेड 2014 उससे पहले पूछा जाता था, अब टेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट ही पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इस दिशा में, गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कदम, इससे संबंधित ही प्रश्नों का समायोजन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मेंस में आप 20 से 30 मार्क्स अच्छे गेन कर लेंगे, और यदि आप इन सब एरियाज को कवर कर लेंगे तो आपकी ऐसे राइटिंग से भी यदि इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आया आप बखूबी हैंडल कर लेंगे। इसरो पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे पर, तो यहां पर इन क्लासेस से वो टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, कैसे प्रश्नों को पूछा गया। नाउ इन दिस क्लास, क्योंकि ये मेंस आंसर राइटिंग की क्लास है, इसका पैटर्न बता देता हूं क्या होगा। पहले मैं आपको इस द्रोण सीरीज में कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा, थ्योरी के बाद में एक या फिर दो मॉडल आंसर रिलेवेंट उसी से संबंधित है ना। तो आप लोग अभी एक मॉडल आंसर पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहां पर जरूर जुड़िए, और यहां से आप मुझे आंसर्स को सबमिट भी कर सकते हैं। मैं आंसर्स को सबमिट और इवेल्युएट दोनों ही आपको प्रोसेस बताता रहूंगा कि आप यहां पर सबमिट कीजिए, और उसके बाद में हम लोग आपने कैसा आंसर लिखा, सबसे बेहतरीन आंसर जिसने लिखा होगा उसको मैं लाइव क्लास में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। अब यहां पर जो आज का मॉडल क्वेश्चन है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये एक आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। हाउ हैज द एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर हैज हेल्प इंडिया इन इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायक रहे हैं। नो डाउट रहे हैं ना सुपर कंप्यूटर्स भारत में। पहले तो आप थोड़ा बहुत याद कीजिए सुपर कंप्यूटर्स, एक बैकग्राउंड दूं आपको सुपर कंप्यूटर्स का। सुपर कंप्यूटर्स के लिए अमेरिका से हमने 1980s में बहुत मदद मांगी। रोनाल्ड रीगन उस समय प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, मना कर दिया। फाइनली जो भारत के प्रणेता है डोएन, जिन्होंने सुपर कंप्यूटिंग में बहुत अच्छा काम किया, वो है विजय पी भटकल, विजय पांडुरंग भटकल, और उन्होंने स्थापित किया। ही एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड जो कि पुणे में लोकेटेड है ना। पुणे में सुपर कंप्यूटर को बनाने वाली एक संस्था सीडैक, इन्होंने ही स्थापित की। तो यहां पर सीडैक ने बहुत से कंप्यूटर्स, परम सीरीज, परम ब्रह्मा आजकल चर्चा में ना, परम ब्रह्मा है ना, परम सिद्धि। तो सीडैक क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, ये हो गया। सो हाउ हैज एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स हैज हेल्प इंडिया
इन इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहां मदद किया, एक छोटा सा बैकग्राउंड और बता देता हूं कि भारत ने अपने सुपर कंप्यूटर्स की इस मुहिम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 2015 में 2015 में सुपर कंप्यूटिंग मिशन स्थापित किया, जहां पर लगभग 73 सुपर कंप्यूटर्स को स्थापित करने की बात की गई। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4500 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी स्थापना लगभग 1989-90 के करीब होती है और उसके बाद परम 800, परम 10,000, परम सीरीज स्टार्ट होती है और देश की आईआईटीज, एनआईटीज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में सुपर कंप्यूटर्स को हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स सागा नाम से, सागा सुपर कंप्यूटर, ये इसरो में लोकेटेड है। इसरो के लिए भी तो प्रोजेक्शन, जो भी डेटा आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आप देखिए, प्रश्न आपको अब ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आपका क्वेश्चन था सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास। तो पर्टिकुलरली सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस भी कर लीजिए। बोला क्या गया है कि जो एप्लीकेशन है अनुप्रयोग, और मैंने बोला था अनुप्रयोग आधारित प्रश्न आएंगे ज्यादा, इसीलिए प्रश्न करवा रहा हूं। सामाजिक और आर्थिक विकास में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस प्रकार से सहायक रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक विकास में ये किस प्रकार से सहायक रहे हैं। तो यहां पर आपका मेन थीम ये है, लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। तो आप देख लीजिए अपने आंसर में इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना से लिखना नहीं है, ये आपके शब्द ही बताएं कि वो एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में सुपर कंप्यूटर्स कैसे मौसम और जलवायु पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च एंड वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि सामाजिक विकास में मदद कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन रिसर्च में, शिक्षा और अनुसंधान, रक्षा और परमाणु प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य में कैसे मदद कर रहे हैं, और फिर इकोनॉमिक मॉडलिंग में कैसे मदद कर रहे हैं, और फाइनली ये जो शब्द है ये आपके कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन हो गया। बीच वाला जो पूरा पार्ट है वो बॉडी था, जो कि थीम था मेन क्वेश्चन का, और ये है आपका इंट्रोडक्शन। तो आपको आंसर को कुछ इस तरह से लिखना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आंसर्स आप देंगे। तो यहां पर हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ते चलिए एक बार। देखिए सबसे पहले, अ सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग सिस्टम विद एक्सेप्शनल हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। सुपर कंप्यूटर हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, हाईली प्रोसेसिंग स्पीड होती है। नॉर्मली जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें एक प्रोसेसर नहीं बल्कि हजारों लाखों प्रोसेसर को पैरेलली प्रोसेसिंग। तो सुपर कंप्यूटर का आप कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं, सुपर कंप्यूटर बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग स्कीम, जिसमें कई सारे प्रोसेसर्स को पैरेलली लगा दिया। और ये एक्सेप्शनली हाई प्रोसेसिंग स्पीड है, उच्च प्रसंस्करण क्षमताओं वाला एक कंप्यूटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर के लिए उच्चतम परिचालन दर और उसके करीब प्रदर्शन करता है, उच्चतम मैक्सिमम स्पीड देता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने भारत और उसके सामाजिक आर्थिक विकासों में मदद की है। यहां से आप शुरुआत करेंगे आंसर। तो इंट्रोडक्शन हो गया कि नहीं ऑटोमेटिकली। आप एक बार इस मॉडल आंसर्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों को इसी तर्ज पर आंसर देंगे, राइट। तो वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग, अब बॉडी आ गया कि मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर्स प्रेडिक्ट करते हैं। इसके लिए ये जब ये प्रेडिक्ट करते हैं तो हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को समझ पाते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जैसे कहीं पर रेनफॉल बहुत तेज होने वाला है, टॉरेंशियल रेन, मूसलाधार वर्षा। पहले हम लोग किसानों को जानकारी देते हैं कब तक वर्षा नहीं आएगी, कब आ जाएगी, कौन से दिन स्ट्राइक करेगा मानसून कोस्ट पर केरला के। तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इवन साइक्लोन, ड्रॉट्स, फ्लड, ये सब आज की तारीख में रिमोट सेंसिंग की मदद से पता लगाया जा सकता है। तो रिमोट सेंसिंग का जो डेटा है ना इसरो का, वो फाइनली किसके पास है? प्रोसेसिंग तो यहीं पर होगी ना, पहला पॉइंट। फिर स्पेस रिसर्च में हम लोग जो ब्रह्मांड है उसका जो अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग जो नाविक है मतलब IRNSS, उसका जो डेटा है उसको प्रोसेस कर रहे हैं। GIS इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो सब स्पेस टेक्नोलॉजी में कैलकुलेशन, प्रोजेक्शन, पिक्चर्स को जो प्रोजेक्ट करते हैं उसको फाइनली हम लोग कंक्लूड करते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट होगा, उन सबको हम
सुपर कंप्यूटर की मदद से ही समझ पाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ में आपने विजय पांडे लैब का शायद नाम सुना होगा कि बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स ना कोविड-19 के जो ये वायरस है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके और वो कैसे म्यूटेंट हो रहा है वो नहीं कर पा रहा और सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना ज्यादा तेज स्पीड के कंप्यूटर्स की आवश्यकता थी। तब विजय पांडे लैब ने दुनिया भर के जो जैसे मेरा कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर वगैरह, उन सबसे रिक्वेस्ट की कि यार आप अपने लैपटॉप की प्रोसेसिंग स्पीड हमें थोड़ी बहुत दे दीजिए। तो इस तरह से हो सकता है इंटरनेट की मदद से। तो लाखों लाखों कंप्यूटर्स जब कनेक्ट हुए तो विजय पांडे लैब ने अपना सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोजेक्ट किया और आइडेंटिफाई किया। तो विजय पांडे लैब ये एक्चुअल में अमेरिका में लोकेटेड है। तो आप देखेंगे कोविड-19 की महामारी में जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है उसके लिए जो वो कैलकुलेटिव जो प्रोटीन बना रहा है, एमआरएनए बन रहा है, ये सब प्रोजेक्शन किससे होता है? सुपर कंप्यूटर्स। आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर से हजारों लाखों गुना तेज चल रहे होंगे, तो हमारे लिए ये चीजें कैलकुलेट करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और वह देश, क्वांटम कंप्यूटिंग तो वो टेक्नोलॉजी है कि वह देश जिसके पास क्वांटम टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके बाद में वो देश इतना तेजी से ग्रो करेगा क्योंकि वो बहुत सी चीजों पर किसी भी अन्य देश से बहुत एडवांस कैलकुलेशन, प्रोजेक्शन, मैनिपुलेशन, वेदर फोरकास्टिंग, हर एक एरिया में वो दुनिया से बहुत आगे निकल जाए। और इसीलिए चाइना क्वांटम कंप्यूटिंग पे बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य में हमने जीनोमिक अनुक्रमण, दवा की खोज, वायरस के प्रसार प्रभाव, और यही नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में तो सालों से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी तो सुपर कंप्यूटर का ही यूज हुआ था। डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे डीआरडीओ के पास अपने कई सुपर कंप्यूटर्स हैं। डीआरडीओ जब भी मिसाइल का कैलकुलेशन, सही प्रोजेक्शन, ट्रेजेक्ट्री, कंप्यूटेशन, क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। शिक्षा और अनुसंधान में आईआईटीज वगैरह में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे सुपर कंप्यूटर्स स्थापित किए गए हैं ताकि हम लोग मटेरियल साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स इत्यादि के कॉन्सेप्ट को, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में भी जो एरोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, तो हम लोग हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर से मदद ले पाते हैं। और एक देश की जो ग्रोथ है वो उसके इकोनॉमिक मॉडलिंग, कि उस देश का इकोनॉमिक मॉडलिंग कैसा है उस पर आधारित होती है। तो एक देश की ग्रोथ को बड़े पैटर्न पर आर्थिक मॉडलिंग और पूर्वानुमान के माध्यम से सुपर कंप्यूटर नीति निर्माताओं को डेटा आधारित निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए पहले विभिन्न नीतियों के आर्थिक प्रभावों की भविष्यवाणी, तो ये पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है कि कहां पर, किस लेवल पर हमें इकोनॉमिक स्कीम प्रोजेक्शन करने चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे करने के बाद हमारा बजट कैसा होना चाहिए, देश की दिशा दशा आर्थिकी रूप से कंप्यूटर मॉडलिंग हम हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर पर करके और देश के प्रोजेक्शन और ग्रोथ को कई गुना तेज कर सकते हैं। तो यहां पर सुपर कंप्यूटर्स मदद करते हैं। सो दीज आर द सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट जिससे हमारे देश के नागरिकों में एक इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा है ऑब्वियसली, तो हर एक आर्थिक सामाजिक देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स के एप्लीकेशन। 10 बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन दिस सेक्टर सुपर कंप्यूटर्स हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में दक्षता और सटीकता को बढ़ाकर सुपर कंप्यूटर ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राइट, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे आपको आंसर लिखना है, कंक्लूजन, बॉडी पार्ट, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जो जानकारी है हरियाणा सिविल सर्विसेज मेंस को लेकर, जो आपको शुरुआती लेवल पर जाननी चाहिए, वो मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया। द्रोण सीरीज के लगातार मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आंसर राइटिंग के सेगमेंट आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, है ना, और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों साथियों के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा आप लेक्चर्स को देखिए। मेरा जो डेली लेक्चर आएगा, लाइव लेक्चर, वो भी बता देता हूं गाइज। आप लोगों को मेरा लेक्चर कब मिलेगा, आप लोग कब मेरे लेक्चर को प्राप्त करेंगे, तो ये एक नई शुरुआत है गाइज आप लोगों के लिए। पूरी तरह से रीडिजाइन, रीडिफाइन एंड रिवाइव कर दिया हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी को। ऐसा कंटेंट आपको अब कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप एक ट्रस्टवर्दी तरीके से जुड़िए,
और मेहनत करिए और पढ़ते रहिए। मेरी जो क्लासेस है आपको वो मिलेंगी थर्सडे मतलब गुरुवार, फ्राइडे एंड सैटरडे के दिन। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन मेरी क्लास मिलेंगी आपको 12 से लेकर 1:30 तक दिन में 12 PM to 1:30 ये मेरी लाइव क्लासेस आएंगी। आप लोग मेरे लाइव क्लासेस के लिए जुड़ जाइएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसी तरह से सभी फैकल्टी मेंबर्स के अपने एक टाइमिंग है, वहां पर आप लोग जुड़िए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 12 से 1:30 ये क्लास रहेंगी। तो ये आप क्लासेस लेंगे और द्रोण आंसर सीरीज की आपको हर वीक में एक क्लास मिल जाएगी। तो ये कुरुक्षेत्र की लाइव क्लासेस हैं, जो मेरी लाइव क्लासेस। और यहां पर मैं क्या कवर करवाऊंगा आपको, थ्योरी ऑफ साइंस, पूरी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। ठीक है, तो पहला लेक्चर जो आएगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये है कुरुक्षेत्र प्रीलिम्स और उसके थ्योरी और एमसीक्यूज बेस्ट प्रैक्टिस होगी, है ना। यहां पर एमसीक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। द्रोण सीरीज में मॉडल आंसर्स की डिस्कस किया जाएगा एंड में, पहले कंप्लीट थ्योरी टॉपिक की, तो कंप्लीट कंटेंट आपका हो जाएगा, एग्जॉस्टेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। मींस कंटेंट ओरिएंटेड क्लास होगी और यूट्यूब पर मैराथन सेशन भी सैटरडे संडे को आते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं। कोई भी बात है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग हरियाणा स्टडी IQ। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।